कभी कभार जब हम किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, हमें खुद को ही नहीं पता होता कि ये केस आगे चलकर कितना मुश्किल होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, तैसे तैसे खुलासा होता है कि इस एक केस के तार अलग अलग केसेस से जुड़े हुए हैं। या यूं कहिए कि यह एक केस किसी बहुत बड़े केस का खुलासा करने वाला है। कुछ ऐसा ही है आज का केस। May I have your attention please? 22559 Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Chennai Express, बहुत टाइम बाद। मैं तो रेगुलर ट्रैवल कर रहा हूँ पूरे टू कल्याण। आप ही काफी टाइम से नहीं दिखाई नहीं है, कहाँ हैं आप? वो एक्चुअली इसकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए। अरे बहुत उधम करता है वो, मतलब पूछो मत। आप मुंबई में रहती है कहीं ना? हाँ, अच्छा हाँ, आपने बताया था, मैं भी काम कर सकता हूँ। आज आप इस टाइम पर? हाँ, थोड़ा ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था तो कल्याण वापस जा रहा हूँ। आई थिंक मेरा स्टेशन, हाँ मेरा स्टेशन आ गया। अच्छा रीमा, मुझे कल भी ऑफिस जाना पड़ेगा यार। क्लाइंट के साथ मीटिंग है, अवॉइड नहीं कर सकता। अजीत, पहले तुम हफ्ते में 2 बार जाते थे, अब तुम हर दिन घूमने जाते हो। देखना, एक दिन ऐसा आएगा ना, आरव तुम्हें भूल जाएगा। अरे ऐसे कैसे भूल जाना मेरा चैम? अच्छा भूल जाएगा तो मुझे यार। रीमा, तुमको पता है काम थोड़ा बढ़ गया है। 1-2 महीने की बात है, नया नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 1-2 महीने में सेटल हो जाएगा यार, डोंट वरी। और कल इसका वैक्सीनेशन है, क्या मैं अकेले जाऊं? कल ही? तुम्हें याद भी नहीं? अब ठीक है, मैं ऑफिस में बोल के मैं कल ब्रेक ले लेता हूँ। हाँ, क्यों रोका? छोटा सा काम है, आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तो एक बार लेकिन आरव, आ रहा हूँ। सोरा यहाँ कहाँ जा रहे हैं? बताओ ना, कुछ बता नहीं रहे हो। अभी अपनी आंखें बंद करो। अच्छा, अब बताओ। कुछ है, बस 2 मिनट। ध्यान से गिर जाऊं। अच्छा सुनो ना, आसपास कोई वॉशरूम है क्या? वॉशरूम जाना था। वॉशरूम इसके पीछे है शायद। अच्छा, मैं हूँ। मैं आता हूँ। नहीं, तुम आरव के साथ बैठो, मैं आती हूँ। श्योर। हाँ। संभाल के जाओ। दादा उठा, कौन आएगा? दादा दादा क्या कर रहा है? दादा दादा साहेब अहो त्याला मारलं, रोडने मारलं आणि तिकडे पाहायला येत तो. चलो सर
ये सुदामा है, आई विटनेस, यही नौकरी करता है। क्या देखा तुमने साहब को बताओ? साहब वो एक ये गाड़ी के पीछे ना एक सफेद कलर की गाड़ी वो उधर गेट तक आई थी और बाद में चली गई। तो फिर इन्हें मारा किसने? मैं उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा था पर वो एक हवलदार साहब उनके पीछे पीछे चले गए, इसलिए फिर मैं वापस इधर आ गया। रीवा जी, आपने कुछ देखा या सुना? नहीं सर, सर मैं तो वॉशरूम गई थी उस तरफ, दूर थी तो कुछ आवाज ही नहीं आई। जैसे ही वापस आई था अजीत को किसी ने मार दिया। अच्छा एक बात बताइए, आपने भी वो व्हाइट गाड़ी देखी थी? व्हाइट कलर की गाड़ी? हाँ सर, वो तो कल्याण स्टेशन से हमारा पीछा कर रही थी। वो गाड़ी को मैंने यहाँ पे भी देखा था, लेकिन वो तो आगे चली गई थी। संभालिए अपने आप। सुनो, मैडम और बच्ची को सेफली घर पहुंचाओ। रुपेश, एम्बुलेंस के लिए कॉल करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। रुपेश, कल्याण स्टेशन से लेके यहाँ तक रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं उनकी फुटेज चेक करो। क्या पता वो कार किसी कैमरा में कैप्चर हुई हो। और पता करो ये अपने पुलिस स्टेशन में कौन सा कांस्टेबल था जो यहाँ ड्यूटी पे था। ऐसा कौन सा कांस्टेबल है जो क्रिमिनल के पीछे भागा तो सही और गायब हो गया? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अजीत की मौत सर पे किसी भारी चीज के वार की वजह से हुई और जैसे कि आई विटनेस सुदामा ने बताया, मारने वाले के हाथ में लोहे की रॉड थी। और सीसीटीवी में कुछ पता चला? सर वो कार तो देखी है लेकिन उसके नंबर प्लेट पे एक ब्लैक कलर का स्टिकर लगा हुआ था, इसलिए नंबर नहीं दिखा। और ये अजीत काम क्या करता है? तो उसका एसी का शोरूम है, इंडस्ट्रीज में एसी की सप्लाई करता है। उसके ज़्यादातर क्लाइंट्स पुणे में, इसलिए पुणे कई बार अप एंड डाउन करना पड़ता था। पुणे में उसका ऑफिस विमान नगर में। ऑफिस में कोई दुश्मनी वाला एंगल? नहीं सर, ऐसा कोई एंगल सामने नहीं आया। उस कांस्टेबल के बारे में पता चला जो क्राइम लोकेशन पे देखा गया था, जो क्रिमिनल के पीछे भागा था? पता कर रहे हैं सर। ये जो कोई भी है जरूर अजीत के मर्डर के इरादे से ही आया होगा, क्योंकि अजीत के पास से कुछ चोरी नहीं हुआ। डेफिनेटली ये पर्सनल एंगल ही है। अजीत की फैमिली में कौन कौन है? सर अजीत की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, उसके बाद उसके फादर सुनील पाटिल ने दूसरी शादी की, सविता पाटिल के साथ। कौन कर सकता है ऐसा मेरे बेटे के साथ? उसने तो कभी किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया। नाटक बात खींची आप अपना। ये सब आपका किया जा रहा है। मैंने तो मेरे पति अजीत को मरवा डाला और अब मां बनने का नाटक कर रही है। बहू सदमे में इसलिए ये सब बातें बोल रही है। अजीत भले ही मेरा सगा नहीं था, लेकिन वो मुझे अपने सगे से बढ़कर था। वो मेरा बेटा ही था। और जैसे हर घर में झगड़े होते भाइयों के, वैसे ही अजीत और शिव के भी झगड़े होते थे। शिव उठ, आज तुझे मेरे साथ ऑफिस जाना था ना, चल जल्दी, बोले ट्रेन मिस होगी। नहीं भैया आज नहीं, कल लेट आया ना तो नींद पूरी नहीं हुई है। अरे ऐसा कैसे चलेगा तेरा? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तेरा, या तो बिजनेस ज्वाइन कर या तो आगे की पढ़ाई पूरी कर। 6 महीने से तो घर पे पड़ा हुआ है, या तो सोता रहता है तो पार्टी करता है। क्या रे तेरा लेक्चर देने का बोलना है क्या? भाई है ना, भाई बन के रहे, बाप बनने की कोशिश मत कर। शेर, ये तू कैसी बातें कर रहा है? वो तेरे भले के लिए बोल रहा है ना, और तू उसके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। माफी मांगो उससे। कहाँ जा रहा है तू? दोस्त के घर पे सुकून से सोने। अरे शिव, बहुत है कि तेरी मनमानी, रेडी हो और ऑफिस चल। आज कहूँ ना कुछ माना। जाओ दे अजीत, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। पर ये आई जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रही है ना, उतनी अच्छी वो है नहीं। वो नाटक कर रही है। उन्होंने कभी भी मेरे पति अजीत को अपना नहीं माना था। शिव, किधर जा रहा है? जा मेरे कमरे में जाके सो जा।
अरे जा ना, अंदर तो बहुत नाटक कर रही थी तू। करना पड़ता है, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए क्या? और तेरा भी गुस्सा ना थोड़ा कम ही रख, समझ लिया? वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए सारा नाटक करती है। तो क्या आपको लगता है कि प्रॉपर्टी की वजह से ये लोग अजीत का मर्डर करवा सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल, क्योंकि बाबा ने अजीत के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस कर दी थी, और बाबा ने अजीत को ये अथॉरिटी दी थी कि जब शिव पूरी तरीके से बिजनेस हैंडल करने के लिए रेडी हो जाएगा तब प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकते हैं। उन्होंने कभी भी शिव को सौतेला भाई नहीं माना, हमेशा दिल से अपनाया है। लेकिन शिव ने अजीत को कभी भी अपना परिवार नहीं माना, और इन सब चीजों का नतीजा आपके सामने है सर। संभालिए अपने आप। सास बहू में कहा खिटपिट नहीं होती है सर, लेकिन एक बात कहूंगी, अजीत साहब और रीमा दीदी बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ कब से काम कर रही हो? यही कुछ 2-4 महीने पहले। कैसे लगी थी नौकरी? वो अजीत साहब ने एजेंसी से बात की थी, मैं एजेंसी के जरिए यहाँ आई। वंदना, मैं क्या बोल रहा था, चलो ना 2-3 दिन के लिए कहीं घूम के आते हैं, तुम मैं और करण। तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा और थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा तुम्हारा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी। क्यों? मुझे ना काम का बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, और मुझे लग रहा है ना मैं अपना काम ना मैनेज भी नहीं कर पा रही हूँ। अरे डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस, सब ठीक हो जाएगा। ओके वंदना, इसे भूख लगी होगी, इसे फीड करा दो प्लीज। अरे नहीं नहीं, मेरी ना आधे घंटे में प्रेजेंटेशन है और मुझे प्रिपरेशन भी करनी है, तो मैं इसे फॉर्मूला पिला दो। व्हाट? 1 मिनट, हेलो। तुम्हें इसके साथ बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है? यस, अरे सुनो, सर, क्राइम सीन पे जो कांस्टेबल देखा गया था, जो क्रिमिनल्स के पीछे भागा था, उसका कुछ पता ही चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन वो ड्यूटी पे था, भले ही किलर्स को ना पकड़ पाया हो, लेकिन उसे आसपास के पुलिस स्टेशन या फिर कंट्रोल रूम में रिपोर्ट तो करना चाहिए था। पर ऐसे कोई रिपोर्ट कहीं हुई नहीं है सर। 1 मिनट सर। सर, अजीत की सीडीआर रिपोर्ट आ गई है। सर, अजीत के पिछले 3 महीने से एक नंबर पे कई बारी बात हो रही थी, किसी दृष्टि अवस्थी का। दृष्टि अवस्थी? हाँ सर, वो अजीत की एक्स गर्लफ्रेंड थी। अजीत ने मुझे उसके बारे में शादी के टाइम बताया था। दृष्टि ने उन्हें छोड़कर किसी एनआरआई से शादी कर ली थी, लेकिन अजीत बहुत सीरियस थे उनको लेकर, इसलिए वो जब भी उन्हें कांटेक्ट करती तो वो उसे इग्नोर नहीं कर पाते थे। अरे हाँ बाबा, घर देख लिया है मैंने और रेंट बजट में भी है। अरे तू पहले सेटल तो हो जाए, फिर साथ में चल के देख लेंगे। हाँ ठीक है। देर रात को किससे बात कर रहे हो? अरे वो दृष्टि है, वो यूएस से यहाँ पे सेटल हो रही है, तो घर ढूंढ रही है रेंट पे, तो मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। तो तुम्हें क्यों कॉल किया? मुझे 1 मिनट, तुम मुझ पे शक कर रही हो? ऑफ कोर्स, एक्स गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी। एग्जैक्टली, एक से वो मेरी, तुम मेरी प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, आई लव यू। हाँ, मैं बात करती थी अजीत से, फ्रेंड था वो मेरा, और 5 साल बाद इससे मिलकर अच्छा लगा था। इतना अच्छा लगता था कि आपस में एक दूसरे को इतने सारे कॉल किया करते थे। दृष्टि जी, कहीं ऐसा तो नहीं पुराना प्यार फिर से जाग गया था? एक्सक्यूज मी सर, ऐसा कुछ नहीं था, और वैसे भी अजीत एक बच्चे का बाप था। और वही अजीत आपके लिए रेंट पे घर ढूंढ रहा था। वो क्यों मेरे लिए घर ढूंढेगा? अच्छा, एक बात बताइए। आकाश, सर, ये सब क्या चल रहा है? किस लिए आए आप यहाँ? आपको पता है ये किसका घर है? और आने से पहले आपने इंटीमेशन क्यों नहीं दिया? जरूरी नहीं समझा आपने? सर, कुछ नहीं, बस रूटीन पूछताछ करनी थी सर। हो गई आपकी पूछताछ? जी। नाउ यू गो। और ये याद रखिएगा, दृष्टि मेरी बेटी है, वैसा कोई क्राइम नहीं कर सकती। सर,
बेटा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। रुपेश, इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। ये रीमा जरूर इनसिक्योर फील कर रही होगी सर। और उसे लग रहा हो कि अजीत उसे चीट कर रहा है। या फिर यह भी हो सकता है कि जलन दृष्टि की तरफ से थी। दृष्टि जिसे प्यार समझ रही थी, दरअसल वो अजीत की तरफ से दोस्ती थी। और ये बात जब दृष्टि को पता चली होगी तो उसने अपना इरादा बदल दिया होगा और शायद अजीत। सर आपके कहने का मतलब है कि दृष्टि ने अजीत को मारा? या फिर टारगेट रीमा थी, क्योंकि रीमा वॉशरूम चली गई, अजीत बेचारा वहां रह गया और इसलिए मारा गया। एक काम और करो, ये अजीत की सौतेली मां सविता, शिव और दृष्टि, इन सब के मोबाइल की लोकेशन चेक करो। पता करो घटना वाले दिन क्या ये क्राइम लोकेशन के आसपास थे। ये दृष्टि डीसीपी सर की बेटी है। अगर ये दृष्टि इस केस में इन्वॉल्व है तो उसने अपने सारे ट्रैक्स बखूबी क्लियर किए होंगे और इस काम में उसने जरूर किसी की मदद ली होगी। क्राइम लोकेशन से गायब हुआ कांस्टेबल। पता नहीं क्या हो गया, मैं चेक करता हूं, तुम बैठे रहना। क्या हुआ नीलेश? पता नहीं यार, शायद पेट्रोल टैंक लीकेज है, मुझे फोन करना पड़ेगा। हाँ शहजाद सुनना, मेरी गाड़ी बंद हो गई है यार। क्या हुआ? नीलेश, करण नहीं है गाड़ी में। सर, मेरा बच्चा, आराम से बताइए क्या हुआ आपके बच्चे को? सर हम लोग लंच करके वापस आ रहे थे, मेरा बच्चा पीछे गाड़ी में था। क्या हुआ नीलेश? कुछ देखा आपने? सर मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ सर वहाँ पे ना एक बाइक वाला था, खुद पुलिस वाला उसे चला रहा था और उसके पीछे जाके ना पता नहीं सर वो औरत थी या मर्द, एक ब्लैक हुडी में सर वो जाके बैठ गई सर मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आपने कहा कोई पुलिस वाला बाइक चला रहा था? हाँ सर हाँ। उसकी यूनिफॉर्म कैसी थी? कुछ नोटिस किया आपने? कुछ भी स्टार्स नोटिस किए हो, शूज नोटिस किए हो, बेल्ट नोटिस की हो, किस कलर की थी? कुछ भी? आपकी तरह तो वर्दी नहीं थी उसकी। देख के बताओ। नहीं। हाँ सर इसकी जैसे थी, सर ऐसी बंदी थी सर, तो इसकी जैसे सर बंदी थी। मैं उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा था पर वो एक हवलदार साहब उनके पीछे पीछे चले गए। कमले, बच्चे की डिटेल्स ले लो, आप इनको डिटेल्स दे दीजिए। आप फिक्र ना करें, बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। एक काम करो, नीलेश और वंदना का बच्चा जहां से चोरी हुआ था उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करो, पता तो चले कौन है जो पुलिस की वर्दी को बदनाम कर रहा है। तुम्हें नहीं चाहिए था ना बच्चा, चला गया ना मेरा कैरेक्टर। कहाँ होगा, कैसा होगा? मैं माँ हूँ इसकी, वो तो बस काम की वजह से थोड़ा परेशान रहती थी, पर मैं अपनी करण की बिना मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। नीलेश मुझे ब्याह करने ला के दो, नीलेश मुझे मेरा घर ला के दो, प्लीज ला के दो, प्लीज मुझे मेरा घर ला के दे दो।
एक बच्चा गायब हुआ है, मैं डिटेल्स भेज रहा हूँ, पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दूँ। या ये सब तो क्या कर रहा है? तू यहाँ क्यों आई है? तुझे टांग अड़ाने में बहुत मजा आता है ना? तुझे पता है ना टांग अड़ाने वालों के साथ क्या होता है? नहीं पता? तो चला मैं तुझे मंदिर छोड़ता हूँ। अरे रहने अरे आई नहीं आई, देखो जी। आई गर्ल। अरे कहा चला? काय नहीं अरे इधर इधर। अरे ये पूरा लाल हो गया, सोई नहीं आ रहा है इसमें। अरे कुछ नहीं हुआ रे बाबा, मंदिर में उशीर होना। अरे 2 मिनट थाम 2 मिनट। अरे थाम ना 2 मिनट आई। ये आगे वाला प्ले कर लो। सर मैंने पता किया, उस दिन इसी इलाके में किसी भी चौकी में ये संदेश यादव नाम का कांस्टेबल था ही नहीं। तो हेड ऑफिस में पता करो। खाली हेड ऑफिस ही नहीं, आसपास के सबर्ब एरियाज में जितने भी संदेश यादव नाम के कांस्टेबल्स हैं, सबको थाने बुलाओ पूछताछ के लिए। सर हेड ऑफिस में बात कर चुका हूँ। रुपेश, हमने देखा अजीत वाले केस में भी पुलिस कांस्टेबल क्रिमिनल के पीछे भागा था। वहीं अभी वंदना के केस में पुलिस कांस्टेबल बच्चा चुराने वाले का साथ दे रहा है। एक सेकंड रुपेश, कहीं ऐसा तो नहीं है अजीत कोलेटरल डैमेज का शिकार था? मेरा मतलब क्रिमिनल बच्चा चुराने आया हो। क्या बे साले, वो मैं क्या कर रहा है? हाँ, कितने का टारगेट था और तूने क्या किया? क्या फायदा तेरी इस वर्दी का? हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, 2-3 नजर में है भाई, जल्दी कुछ करता हूँ मैं। देख इस महीने अगर 10 का टारगेट पूरा नहीं किया ना तूने, तो मैं तुझे काट डालूंगी। और अगर मैंने तुझे माफ भी कर दिया ना, तो बबीता तुझे माफ नहीं करेगी। तेरे साथ साथ तेरे पूरे परिवार को भी वो काट डालेगी। चले फिर तेरा गुण हो जाएगा। ना क्या हुआ? मेरे बाबू को क्या हुआ? ओ नहीं देखो डॉगी दिखा आ रहा हूँ। डॉगी दिखा देखो। अजीब अरे मैं सुला देती हूँ। हाँ अरे तुम सो जाओ, मैं जगाऊं। अरे डोंट वरी, तुम सो जाओ। अरे मम्मा बोलो मम्मी आओ, मम्मा सो जाओ, मम्मा गो एंड स्लीप। गुड नाइट। गुड नाइट। नीतू, आरव को नहला के ये कपड़े पहना देना। नीतू अभी नहीं है। आरव क्या झालं रे रिमा? क्या झालं रे? हाँ आपकी नैनी नीतू रहती कहां पर है? एक सेकंड सर, ये उसका आईडी कार्ड है। सर अजीत नहीं रहे, पर मुझे प्लीज आरव को ढूंढ दीजिए। मैं मर जाऊंगी उसके बिना, मैं मर जाऊंगी उसके बिना।
आप चिंता ना करें। रुपेश, घर के बाहर आसपास कोई भी सीसीटीवी है तो उसमें देखो जरा, बच्चे को लेके कहाँ गई है। सर। हाँ सर, कोर्ट में पेशी है सर कल। जी सर, एक बात पता चली है, नीलेश और वंदना की यहाँ एक मालिश वाली हायर हुई थी, 2 महीने से वहाँ काम करी थी। एजेंसी से उसकी डिटेल्स निकलवाई है। हाँ तो सर ये देखिए कौन है। ये तो नीतू है। अजीत और रीमा के यहाँ जो बच्चे आरव की नैनी थी, तो ये 2 अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से काम कर रही थी। मतलब नीतू बच्चा चोर है। लग तो ऐसे रहा है सर। अगर ऐसा है तो फिर अजीत का मर्डर इसमें कहां फिट बैठता है? रुपेश, 2 बच्चों की किडनैपिंग हुई है। अगर 48 घंटों के अंदर हमने इन्हें नहीं ढूंढा तो उनकी तस्करी हो जाएगी, और अगर ये कोई रंजिश का खेल है तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। सर, वंदना, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो वंदना? नीलेश, मैं करण के बिना नहीं रह सकती। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरा बच्चा ना बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। उन लोगों को पता चल गया होगा कि हम नीतू के जरिए उनके चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग तक पहुंचने वाले हैं। उन लोगों ने नीतू को मारकर बीच के लिंक को तोड़ दिया। सर, हेड ऑफिस से संदेश यादव का डेटा है। दोनों क्राइम के वक्त सारे संदेश ऑन ड्यूटी थे, अलावा एक के। बुलाओ उसको थाने, और जितने भी गैंग उस वक्त चाइल्ड ट्रैफिकिंग में एक्टिव थे उन सबको खंगालो। क्यों चुराया ये बच्चा? सर ये मैं नहीं हूँ सर। सर, मैं बच्चा क्यों चुराऊंगा? सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। नेम प्लेट दिखाई दे रही है, नाम पढ़ो ध्यान से। संदेश यादव। करेक्ट। सर, ये कोई दूसरा संदेश यादव भी हो सकता है, या फिर किसी ने मेरे नाम की झूठी नेम प्लेट बना के ये कांड किया हो। जिस दिन ये बच्चा गायब हुआ, डिपार्टमेंट में जितने भी संदेश यादव नाम के हेड कांस्टेबल हैं, सब ऑन ड्यूटी थे सिवाय तुम्हारे। और यही नहीं, अभी 1 हफ्ता पहले अजीत पाटिल नाम के आदमी का मर्डर हुआ, वहां भी आई विटनेस का यह कहना है कि उसने तुम्हें वहां देखा था। सर, वो आदमी झूठ बोल रहे हैं सर। सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? और मैं पिछले 15 दिनों से मेडिटेशन सेंटर में था सर। हमें तुम्हारी लीव एप्लीकेशन और मेडिटेशन सेंटर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और अपनी ये वर्दी यहाँ जमा करवा दो मेरे पास। मैं तुम्हारे सीनियर से बात कर लूंगा। सर, सर, ये बोरीवली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था। 15 दिन पहले 8 महीने का बच्चा किडनैप किया गया था, और ये कांजूर मार्ग मेन मार्केट से 2.5 महीने पहले 6 महीने का बच्चा किडनैप किया गया। ये नाला सोपारा से 1 महीने पहले 6 महीने का बच्चा किडनैप किया गया था। सर, इस तरह से पिछले 3 महीनों में 20 बच्चों को किडनैप किया गया। इन सारे केसेस में कोई भी रैंसम की कॉल नहीं आई, और इन सारे केसेस में फैमिली ने हाल ही में नैनी को हायर किया था। एजेंसी से? हाँ सर, लेकिन अलग अलग एजेंसी से, और सबके बैकग्राउंड भी चेक किया, लेकिन कुछ मिला नहीं। हो सकता है कि ये लोग फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स थे, या फिर ये भी हो सकता है कि आज तक कभी पकड़े नहीं गए, कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बने। इन सब में हमारे पास सिर्फ एक ही नाम था, नीतू, जिसे मारकर उन्होंने वो लिंक भी तोड़ दिया, जिसकी लास्ट लोकेशन कल्याण स्टेशन थी। कल्याण स्टेशन? यही सोच रहा था मैं रुपेश कि बच्चे जब भी किडनैप होते थे या ऐसे किस्से होते थे तो शहर में हर जगह नाकाबंदी लगा दी जाती थी, सभी पुलिस स्टेशन चेकिंग पॉइंट क्रिएट कर देते थे। फिर ये लोग बच्चों को लेके इतनी चालाकी से इतने क्लीनली कैसे निकल जाते थे? क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहता था इन लोगों? जाहिर सी बात है, फ्लाइट तो पॉसिबल है नहीं, उसमें चेकिंग होती है। बाई रोड ये लोग जा नहीं सकते क्योंकि शहर में हर जगह चेकिंग पॉइंट से नाकाबंदी लगा रखी थी। अब बची ट्रेन। ट्रेन में इतनी चेकिंग नहीं होती, उसमें आसानी से बच्चों को यहां से वहां ले जाया जा सकता है। और अब तुम बता रहे हो कि नीतू के फोन की लास्ट लोकेशन भी कल्याण स्टेशन थी, मतलब कल्याण स्टेशन से बच्चे ट्रांसफर हो रहे हैं।
हमें पता चला है कल्याण जंक्शन से बच्चों की तस्करी हो रही है। सर आपको जो मदद चाहिए बताइए, अगर ऐसा हो रहा है तो हम सबके लिए जिम्मेदारी है। हमें पूरे स्टेशन के सारे प्लेटफॉर्म्स के सीसीटीवी फुटेजेस चाहिए होंगे। और हाँ, हो सकता है औरतें बच्चों के साथ हो। कोई भी औरत अगर आपको बैग के साथ या बच्चे के साथ दिखती है, फौरन ट्रैक करो। सर मैं अरेंज करवाता हूँ। थैंक यू सर। ओके सर, कांस्टेबल संदेश जाधव के पीछे खबरी लगाए थे। एक बात पता चल गई। सर आप यहाँ पे? हाँ, हम यहाँ पे। सर प्लीज। अरे तुझे तेरे भाई की यूनिफॉर्म पहन के लोगों के घरों के बाहर देखा गया। तू ही था ना अजीत के मर्डर के टाइम वहां? तेरा खेल खत्म हो गया है मनोज जाधव। कल्याण में जब उस कपल का बच्चा चोरी हुआ, उसके बच्चे को चुराने में भी तूने उसका साथ दिया। किसके लिए काम? बता दो। मेरे पास कोई काम नहीं था। फिर कुछ दिन पहले मुझे एक औरत मिली, उसने मुझे अच्छे खासे पैसे ऑफर किए थे साहब। उसे पता था ना तेरा भाई कांस्टेबल है और ये छुट्टी पे है, मेडिटेशन सेंटर में है। हाँ साहब, उसे पता था, तभी तो उसने मुझे काम दिया। और उसने मुझे आसपास के इलाकों में नजर रखने के लिए बोला। जो फैमिली में 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन निकालने का और उनके फोटोज भेजने के लिए बोला था साहब। इस काम के मुझे 10,000 रुपये मिलते थे। फिर उसने मुझे बच्चे चुराने का काम दिया, उसके मुझे 75,000 रुपये मिलने लगे। लेकिन बच्चे हैंडओवर किसको करता? किसे हैंडओवर करता था वो? सब बोल। उसी औरत को, अर्चना को। उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता साहब। ताला तोड़ना पड़ेगा। रुपेश, पूरा घर छान मारो। सर इधर आइए प्लीज। हाँ रुपेश, ये देखिए। क्रिमिनल्स तो हमसे भी 10 कदम आगे निकले। मैं तो सोच रहा था इन लोगों को हम सूट और साड़ी में देख रहे थे, ढूंढ रहे थे। इनफैक्ट अगर ये ऐसे ब्लेजर और ट्राउजर पहन के बच्चों को लेकर घूम रही होंगे और मेरे पास से भी निकल जाएंगे तो मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा। सर, जिस औरत का हुलिया बताया था आपने हमें, सीसीटीवी में वैसी औरत दिखी है। वो औरत अभी अभी हैदराबाद वाली ट्रेन में बैठी है, बोगी नंबर S8 में। ट्रेन 2 घंटे पहले निकल चुकी है। पूना रेलवे स्टेशन पे जीआरपी को इन्फॉर्म कर दो, हमारी पुलिस टीम वहां पहुंच रही है। ओके सर। बड़ा पाव है, बड़ा पाव। टिकट प्लीज। सर पूरा प्लेटफॉर्म चेक कर लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। लगता है पुलिस स्टेशन के बाहर निकल गई। 1 मिनट,
टॉयलेट। बैठो। हेलो, कौन है? सॉरी मैडम। हटो। इधर जाइए, इधर इधर इधर। हमें ये तो पता चल गया तुम लोग बच्चे कैसे चुराते थे, ट्रैफिकिंग कैसे करते थे। ये बताओ कि अजीत को क्यों मारा? अजीत ट्रेन में मिला था, वो बहुत फ्रेंडली था और उसने बताया कि उसका बच्चा 7 महीने का है, तो मुझे लगा कि टारगेट सामने से खुद ही चल के आ रहा है, लेकिन हमें टारगेट जादव देता था, इसीलिए मैंने नीतू को अजीत के यहाँ काम पे लगवाया। लेकिन हम अजीत का बच्चा किडनैप करते और उसे मुंबई के बाहर सप्लाई करते। अजीत को मुझ पे शक हो गया था। ये आपका बच्चा नहीं है क्या? नहीं, ये मेरा ही है। लास्ट टाइम तो कोई और बच्चा था। अच्छा, वो मतलब वो मेरी बहन के पास है मेरा बच्चा, और उसका बेटा मेरे पास है। एक्सक्यूज मी। वो मेरी फोटो खींच रहा था, तो मुझे यकीन हो गया कि इसको शक है और ये पुलिस के पास जा सकता है, तो मैंने जादव को फ़ोन किया और बोला कि इसका पीछा करो और मौका देख के मार डालो। जादव और उसके बंदे ने वैसा ही किया। मतलब नीतू को सिर्फ इसलिए मार दिया तुम लोगों ने क्योंकि हम नीतू तक पहुंचने वाले थे? और वो तुम्हारी साथी कहाँ है? बच्चे कहाँ है? रीमा का बच्चा हैदराबाद में और वंदना का नागपुर में। वंदना के बच्चे को तो हमने बचा लिया, लेकिन रीमा का बच्चा अभी भी हैदराबाद में है, उसकी तलाश जारी है। हमें ऐसे ही और 45 बच्चों की तस्करी की इंफॉर्मेशन मिली, हमने उनका भी रेस्क्यू प्रोसेस शुरू कर दिया है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक अमानवीय अपराध है। जितने गुनहगार वो लोग हैं जो बच्चों को बेचते हैं, उतने ही गुनहगार वो लोग हैं जो बच्चों को खरीदते हैं। अगर किसी कपल को औलाद नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि उनको लाइसेंस मिल गया बच्चा खरीदने का। वही अगर कोई चाइल्डलेस कपल बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है तो वो मेक श्योर कर ले कि पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद ही बच्चा उनकी गोद में आए। अगर किसी अनाथ आश्रम से इलीगली बच्चा अडॉप्ट किया जाता है तो वो भी उतना ही बड़ा क्राइम है जितना चाइल्ड ट्रैफिकिंग। 2 साल होने को आ रहे सरकार, पर अभी तक आपके होने वाले जमाई ने एक थाल न भरी। रीत तो रीत होवे से सरकार, आप या हम, हमारी बिरादरी में सबने निभाई से। बिल्कुल खरी बात करी तुमने दिलावर। तारे छोरे और हमारे छोरी की सगाई इसी शर्त पे हुई थी कि उसके साथ थाल भर के पूरे बिरादरी के सामने असली मर्द बन के दिखावेगा, लेकिन उससे एक भी थाल तो भरी ना गई अब तक। मैं क्या करूं सरकार? करना तन्ने नहीं, तारे छोरे ने 2 दिन के बीत के थाल भर के दिखावे, वरना तन्ने पता है कि क्या होएगा उसके साथ। जिंदगी में कुछ कर गुजरने वाले ना इतना ज्यादा नहीं सोचते। अगर मेरी सोच तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती है, इससे अच्छा है कि हम अपने रास्ते बदल लेते हैं। क्या? मैंने तेरा 2 साल इंतजार किया और तुम मुझसे कह रहा हम अपने रास्ते बदल ले? जो काम पिछले 2 साल में नहीं कर पाया वो 2 दिन में कर लूंगा। करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। और अगर कोई दूसरा रास्ता होता। दूसरा रास्ता है, लेकिन तुम उस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहती। मैं अपने पापा की मर्जी के आगे मजबूर हूँ। और मैं अपने उसूलों के आगे मजबूर हूँ। इससे अच्छा है कि तुम मुझे
भूल गए। दीदी, सिर्फ 15 दिन रह गए आपकी शादी को, और मम्मी पापा को तो देखो, इन्हें लगता है कि शादी के बाद आपका नया जन्म होने वाला है। और तुझे क्या लगता है? मुझे डर लग रहा है। मैं तो मम्मी पापा के आइडल डॉटर नहीं बन पाई, और आपकी किस्मत पता नहीं आपके साथ क्या खेल खेलने वाली है। चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। और तुझे भी कुछ नहीं होने दूंगी मैं, ठीक है? जग गई तू? हाँ मम्मी, साइकिलिंग के लिए जा रही हूँ। अच्छा सुन ना, हाँ, घर जरा जल्दी आ जाना, 11 बजे तक हमें जयपुर निकलना है। और तुझे पता है तेरी शादी का लहंगा रेडी हो चुका है, और बाकी की जो शादी की शॉपिंग बची है ना, आज जयपुर में कर लेंगे। ठीक है, पर आप एक काम करो, आप मेघा को ले जाओ। हम दोनों की चॉइस सेम है, मुझे नहीं जाना मम्मी, प्लीज। हाँ मेघा? हाँ दीदी। हाँ तो ठीक है ना भाई, तुम और मेघा जयपुर चले जाओ, आज मैं और वर्षा शांति से चेस का मैच खेलेंगे, ठीक है ना? चलो मैं चलती हूँ। ये क्या कर रहा है तू? सॉरी दीदी, ये सब विहान ने। वर्षा, अरे ऐसे कैसे गिर गई? दीदी ऐसे कैसे गिर गई? ये तुम दोनों की शरारत है ना? हाँ, रुको, तुम्हारी मम्मी को बताती हूँ अभी मैं। रुक जाओ। मेघा छोड़। मिताली देख तेरे बच्चों की करतूत। अरे मम्मी छोड़ो ना, बच्चे हैं, ठीक हूँ मैं। अरे बच्चे हुए तो क्या हुआ? तुझे चोट लग जाती तो? अरे हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कियान, हाँ, ये क्या किया तुमने? हाँ मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब विहान का प्लान था। कियान, तुम हर बार अपनी सारी गलतियां विहान पे डालते, तो सुधरते क्यों नहीं हो? छोड़ो, ऐसे नहीं करते, बच्चे करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं। अरे चैंपियन, क्या हुआ? मैंने तुम्हें सेव कर लिया था ना, तब भी गुस्सा हो? वर्षा दीदी, मैं आपसे गुस्सा नहीं, ये सब विहान की और स्मार्टनेस है। और मम्मी विहान की हर मिस्टेक पे मुझे डांटती है। बोला था ना आपको, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। अरे नहीं कियान, ऐसे नहीं बोलते। पर मैं हूँ ना। पर आप तो शादी करके अपने हस्बैंड के पास चली जाओगे, क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती हो? अगर पॉसिबल होता ना तो जरूर ले जाती, लेकिन तू जानता नहीं है अभी मैं कितनी दूर जाने वाली हूँ। पर आपका फ्यूज तो थोड़ा ही दूर रहता है। तू नहीं समझेगा अभी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। जी मैडम। आप ही ने कॉल किया था? जी मैडम, हम लोग जगदीश भाई साहब के पड़ोसी हैं, और इनकी मेट सुबह जब काम पे आई तो इसी ने सबसे पहले सब कुछ देखा। ये जगदीश की फैमिली में और कौन कौन है? अब जगदीश भाई साहब की पत्नी और उनकी छोटी बेटी, वो दोनों कल जयपुर गए थे वर्षा की शादी की शॉपिंग के लिए। देख के लग रहा है जैसे घर में लूट भी हुई है, खींच के निकाली गई। तो शायद उंगली में अंगूठी होगी, निकल नहीं रही होगी तो उंगली काट गई, और उनके गले में चेन का आप लोगों को शक है किसी पे? कौन जगदीश और उनकी बेटी को इस तरह से मार सकता है? नहीं मैडम, हमें तो इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है। पर आप तो पड़ोसी है ना, रात को शोर झगड़ा कुछ तो सुना होगा आपने। नहीं मैडम, ऐसी तो कोई आवाज नहीं सुनी हमने। सर फोर्स्ड एंट्री के तो कोई साइन नहीं दिख रहे, लग नहीं रहा है कि कोई जबरदस्ती घर में घुसा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एंगल पर्सनल है और इसे लूट की शक्ल देने की कोशिश की गई है? एक काम करो, घर अच्छे से स्कैन करवाओ और फोरेंसिक बुलवाओ। सर जगदीश की पत्नी और छोटी बेटी कल रात जयपुर में थे, रास्ते में पहुंचते होंगे। ठीक है सर, ये देखिए, सर बच्चों के खेलने वाला वॉकी टॉकी मिला है, खून के निशान है इस पर।
घर में कोई बच्चा भी है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ पता नहीं चला। ये लोग कौन है? सर ये पड़ोसी है, इन्होंने हमें कॉल किया था। अरे रुकिए, अरे रुकिए, 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 रोको उनको, रोको इन्हें, रुकिए, रोको उनको, सर हमारे बच्चे, सर हमारे बच्चे गायब हैं। आपके बच्चे गायब है मतलब? सर हमारा बड़ा बेटा कियान और छोटा बेटा विवान दोनों घर पे नहीं है। एक मिनट, अभी तो आप दोनों यहीं पे थे, तब तो आपने कुछ बताया नहीं था, और अभी अचानक से आपके बच्चे भी गायब हो गए? सर वो वॉकी टॉकी हमारे बच्चों का है सर। उसको जैसे ही देखा कुछ समझ नहीं आया तो उन्हें देखने घर चले गए सर, लेकिन वो घर पे नहीं है सर। एक मिनट, वॉकी टॉकी आपके बच्चों का तो यहाँ कैसे है? सर यही समझ नहीं आ रहा है सर। सुबह सुबह ही हम दोनों यहाँ आ गए थे, हमें लगा बच्चे अपने कमरे में सो रहे होंगे, लेकिन वो घर पे नहीं है सर। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आप हमारे बच्चे ढूंढ के दीजिए। सूरज, एक बार फिर घर अच्छे से चेक करो। क्विक सर। सर पूरा घर चेक कर लिया, बच्चे कहीं नहीं मिले। और सर मुझे तो इन पड़ोसियों की बातें अजीब लग रही है। थोड़ी देर पहले मुझे जगदीश की फैमिली के बारे में सब कुछ बता रहे थे, और अब अचानक बोले कि इनके खुद के बच्चे गायब हैं। सर कहीं ये लोग ड्रामा तो नहीं कर रहे? मतलब क्राइम सीन पर बच्चों के वॉकी टॉकी देखते इनको अचानक से अपने बच्चों की याद आ गई। ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, तो हमें पता करना होगा इनका और इनके बच्चों का इन मर्डर से क्या लेना था। आप लोगों को शक है किसी को? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। आपके जो ये पड़ोसी हैं जो अभी भी गए, कैसे लोग हैं? आपको इन पर कोई शक वगैरह? ये लोग, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ये इत्तेफाक हमें काफी अजीब लग रहा है कि आपके पति और आपकी बेटी का मर्डर हुआ और उनके साथ ही इनके दोनों बच्चे गायब भी हो गए। उन दोनों बच्चों का आपके घर आना जाना था क्या? हाँ, वर्षा दीदी को वो काफी पसंद थे। आपकी वर्षा और जगदीश के साथ आखिरी बार बात कब हुई? रात को 9, साढ़े 9 बजे उनसे बात हुई थी, तब तो सब कुछ ठीक था। पता नहीं रात में क्या हो गया। मैडम यही कियान और वियान का रूम है, रात को दोनों यहीं सोए थे। आपने रात में आखिरी बार कब देखा था बच्चों को? रात को 10:30 बजे वो बिस्तर पे चले आते हैं, मैं खुद उन्हें यहाँ सुला कर गई थी। उसके बाद सुबह 7 बजे जगदीश भाई की मेड ने आके हमें जगा दिया, और उसके बाद हमें बच्चों को देखने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आपके बच्चे ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? भैया आप लोग हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं मैडम, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। पता नहीं हमारे बच्चे किस हालत में, प्लीज हमारे बच्चों को ढूंढ के दीजिए। सर इन दोनों बच्चों का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आस पड़ोस में ऐसा कोई भी विटनेस नहीं मिला है जिसने बच्चों को या फिर किसी संदिग्ध को यहाँ पर देखा हो। एक तरफ एक ही फैमिली के दो लोगों का मर्डर और लूट, और दूसरी तरफ इसी मोहल्ले के दो बच्चों का गायब होना। ये क्रिमिनल का मकसद मर्डर और लूट ही था या फिर बच्चों को गायब करना? नहीं मैडम, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हो सकता है आपके बच्चे किडनैप हो गए और आपको फिरौती के लिए कॉल आया। मैडम मेरी एक छोटी सी दुकान है, ना मेरी खुद की कोई प्रॉपर्टी है और ना मेरी कोई बड़ी जायदाद है। कोई क्यों मेरे बच्चों को किडनैप करेगा? सुन, तूने मेरे पापा और बहन को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। बहुत सह लिया मैंने तुझे, बहुत। अब तू देख, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। तूने मेरे पापा और बहन को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। बहुत सह लिया मैंने तुझे, बहुत। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। वियान देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। वाह पापा, वियान बहुत बुरा है। पता है ये कैसे प्रैंक करने की बात करता था? अरे चुप चुप, बोलना अरे लड़ो मत। लड़ता तो वियान है। आज वियान की वजह से मम्मी ने मुझे मारा। तुम दोनों भी ना पापा दुकान से आने की शरारत करनी शुरू कर दी। चलो जाओ अपने कमरे में, चलो जाओ। ताली, कल किस बात पे मारा था तुमने कियान को? तुम जानते हो अभिषेक कि दोनों बच्चे कितने शरारती है।
ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक बच्चे के लिए हर छोटी बात बड़ी होती है, और कियान और रियान में तुम हमेशा से फर्क करती आई हो। बस करो अभिषेक, मेरे बच्चे गायब है, उनके बारे में पता करने के बजाय तुम मुझसे ऐसे फालतू सवाल किए जा रहे हो। मेरा दिल जानता है कि मैंने कियान को अपने सगा बेटा माना है हमेशा। सर मैंने कियान और रियान के पेरेंट्स के फोन सर्विलेंस पे डाल तो दिए, लेकिन सर लग नहीं रहा ये किडनैपिंग का मामला है। और दोनों फैमिली किसी पे शक भी नहीं जता रही है। सर एक बात है, ये कियान और रियान सगे भाई नहीं थे। बड़ा बेटा कियान अभिषेक की पहली बीवी से था और अभिषेक ने मिताली से दूसरी शादी की है। हाँ, लेकिन इस सब का इन केसेस से क्या लेना देना? सर ये अभिषेक बहुत मामूली सी दुकान चलाता है और उसने वो भी गिरवी रखी है। वही वर्षा की फैमिली बहुत रिच है और वर्षा की शादी की वजह से उनके घर में गहने, पैसे, जेवर काफी थे और ये बात अभिषेक की फैमिली को अच्छे से पता थी। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अभिषेक और मिताली ने लूट के इरादे से इतना बड़ा कांड किया और उन पे किसी को शक ना हो इस वजह से अपने बच्चों के गायब होने की कहानी बना रहे हैं? सर इस एंगल में इन्वेस्टिगेशन करके देखना तो चाहिए। सर जब हम घर सर्च कर रहे थे तो वर्षा के मेडिकल पेपर्स मिले, काफी सरप्राइजिंग है। वर्षा को लीवर कैंसर था। वर्षा को लीवर कैंसर था? हाँ सर, और ये बात मैंने उसके डॉक्टर से भी कंफर्म की। सर ऐसे केसेस में मरीज का बचना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वर्षा को कैंसर था। हम पूरी कोशिश करके उसे बचाना चाहते थे। हमें क्या मालूम था किस्मत उसे इतनी बुरी मौत देगी। वर्षा को कैंसर होने वाली बात आप लोगों को कब पता चली? वर्षा के रिश्ते से पहले या रिश्ते के बाद? डॉक्टर को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वर्षा की उम्र ही क्या है, उसको कैंसर कैसे हो सकता है? यही सच है उदिता, डॉक्टर की बातें सुन के तो मैं खुद डर गया हूं। कैंसर है। अरे नहीं बेटा, वो डॉक्टर को जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। तो ठीक हो जाएगी बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, तो ठीक हो जाएगी। हाँ वर्षा बेटा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी तो हमने तेरी शादी करनी है, तेरे बच्चों के साथ खेलना है हमने। वर्षा तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर हमारे गुरुजी ने कहा था कि अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसका भाग्य उसके पति के साथ जुड़ जाएगा और उसको एक नया जीवन मिलेगा। लेकिन आपने वर्षा के होने वाले पति और उसकी फैमिली से वर्षा को कैंसर की बात छिपाई। पर हमने नहीं सोचा था कि हमारी बेटी इस तरह हमें छोड़ के चली जाए। सूरज, यस सर, वर्षा के होने वाले पति और उसकी फैमिली की बैकग्राउंड पता करवाओ। सर, सवाल ऑब्वियस है, कहीं वर्षा के होने वाले पति और उसकी फैमिली को पता तो नहीं चल गया था कि वर्षा को कैंसर है? ये बात वर्षा की फैमिली ने उनसे छुपाई है। पर अगर ऐसा था तो रिश्ता तोड़ सकते थे। क्या इसके लिए वो दो मर्डर करेंगे? अब ये केस सिर्फ डबल मर्डर केस और लूटपाट का नहीं रह गया है, इसमें दो बच्चों के मिसिंग होने का मामला भी जुड़ गया है और हमारा चैलेंज भी दुगना हो चुका है। निकल बाहर। कहां भाग रहा है? निकल, निकल। क्या हुआ? चल निकल। पहले ये बता वो क्या है? क्या हो गया? ये देखिए, सुबह से हमसे बोल रहे थे कि बच्चे गायब है, बच्चे गायब है, और ये अपने बच्चे की डेड बॉडी अपनी वैन के नीचे छुपा के रखी है। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। लेकिन हमारी सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर घर में लूट की और जब ये सब कुछ बच्चों ने करते हुए देख लिया तो फिर बच्चों को भी मार डाला। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? फिर तूने अपनी वैन यहाँ पर छुपा के क्यों रखी है? मैं तो रोज ही गाड़ी यहाँ पार्क करता हूँ। जिसने भी मेरे बच्चे को मारा होगा जानबूझकर मेरी ही गाड़ी के नीचे बॉडी छिपा दी होगी। अब तेरी पोल खुल गई तो तू कहानी बना रहा है। उसकी जींस में तो था मेरे एक बच्चे की लाश पड़ी है, मेरे दूसरे बच्चे का हाथ पता नहीं है, और अब हमें ही सुनाए जा रहे हैं। अब हमारे बच्चे को क्यों मारेंगे? क्यों मारेंगे?
इन मियां बीवी पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। एक मिनट, ये बड़ा बेटा क्या ये सौतेला था ना मिताली का? हाँ सर, सौतेले बेटे की लाश मिली है और सगे बेटे का कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो पता करो। सुबह 2 लाशें मिली हैं और अब ये तीसरी लाश बच्चे की। पूरा घर स्कैन करो और ये भी चेक करो कि ये किस किस के कांटेक्ट में है। अगर इस समय ये लोग शामिल हैं तो उन्होंने चोरी का माल कहीं छुपा के रखा होगा। यस सर। सर, अभी थाने से यादव का कॉल आया था। वर्षा का फोन अभी भी एक्टिव है और जब यादव ने वर्षा के नंबर पे कॉल किया तो उसका फोन उसकी छोटी बहन ने उठाया। मतलब वर्षा का फोन मेघा के पास है। What? तुम जयपुर गई थी ना मेघा? जी। तो फिर वर्षा का मोबाइल फोन तुम्हारे पास कैसे आया? सर आप गलत समझ रहे हैं। मैं जब जयपुर गई थी तब मैंने खुद ने ही वर्षा दीदी से उनका फोन मांगा था। क्यों? सर मुझे वर्षा दीदी के फोन का कैमरा पसंद था और फोन पूरी रात मेरे पास ही था। हमने वर्षा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो हमें पता चला कि वो किसी मनीष नाम के लड़के से काफी बात करती थी। ये कौन है मनीष? वो सर दीदी का फ्रेंड था। तो वर्षा की शादी तो सुमित से होने वाली थी, तो ये मनीष वर्षा का नॉर्मल फ्रेंड था या? देखो कुछ भी छिपाना मत हमसे। दीदी दीदी ये क्या सुन रही हूँ मैं? आपको लड़की वाले देखने आ रहे हैं? मम्मी पापा को मना नहीं कर पाई। मना नहीं कर पाई मतलब? आप तो मनीष को प्यार करती है ना? हाँ, तुमने मम्मी पापा को बताया कि तुम मनीष के साथ शादी करना चाहती हो? बताया ना? बोलो ना। देखा, मैं ना मनीष से शादी करना चाहती हूँ ना किसी और से, पर मैं क्या करूँ? मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती जाने से पहले। जाने से पहले मतलब? मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि दीदी को कैंसर है। सर, दीदी मनीष को झूठी होप्स नहीं देना चाहती थी, इसलिए दीदी ने मनीष के साथ ब्रेकअप कर लिया। मनीष को पता था कि वर्षा को कैंसर था? नहीं, और दीदी ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं मनीष को कुछ भी ना बताऊं। तो फिर वर्षा मनीष के साथ इतनी बातें क्यों करती थी? मुझे मालूम था तू मुझे छोड़ ही नहीं सकता। अरे तू रो रहा है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि अपना रिश्ता 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़ गया है। अभिषेक जी, आपका फोन दिखाइए। फोन में आपको क्या देखना है मैडम? आपका फोन दीजिए प्लीज। ये लीजिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैडम कि मेरे छोटे बच्चे को ढूंढने की बजाय आप लोग मेरे घर में और मेरे फोन में क्या ढूंढ रहे हैं? ये लीजिए, और हमें बिना बताए कहीं जाएगा मत। सर, मनीष का फोन कल रात वर्षा के घर पर ही एक्टिव था। हो सकता है कि वो वर्षा से बदला लेना चाहता हो, क्योंकि वर्षा उसकी बजाय किसी और से शादी करने वाली थी। बुलाओ इस मनीष को। और अब मेरी वर्षा की मदद से बात हुई। उनका कहना है कि पहले उनके साथ जयपुर वर्षा जाने वाली थी, लेकिन बाद में मेघा उनके साथ गई। मतलब अगर वर्षा जयपुर जाती तो उसके फादर के साथ वर्षा का नहीं, मेघा का मर्डर होता? पॉसिबल है। और सबसे अटपटा यह है कि मेघा जयपुर वर्षा का फोन लेकर क्यों गई? सूरज, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जिसे अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं? कहां से आ रही है तू इतनी रात को? झूठ मत बोलना, मैं रोज देख रही हूँ तू रात को ऐसे चोरी छुपे घर से बाहर निकलती है। चल क्या रहा है मेघा? वो दीदी, मुझे माफ करना दीदी, मेरी वजह से आप और पापा। जितना टाइम लेगा ना सच कबूल करने में, उतनी ज्यादा दिक्कत होगी तुझे। सर, मैं वर्षा से प्यार करता था सर, उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। झूठ मत बोल। रात के 1 बजे तक तेरा मोबाइल फोन वहीं पर एक्टिव था। एक लड़की तुझे रात को अपने घर बुलाएगी, वो भी तब जब उसके फादर घर पे है। 15 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है। पता है तुझे ना क्यों कहा था उसने? नहीं सर। क्योंकि कैंसर था उसको।
वो नहीं चाहती थी कि शादी के बाद तू खो दे उसको, और तूने मार दिया उसको। ये क्या बोल रहे हैं आप सर? उसने मुझे बताया भी नहीं सर। उसे कैंसर था। अब अगर तुझे पछतावा हो रहा है तो सच कबूल कर ले कि तूने ही मारा है उसको, जबकि उसने तेरा कभी बुरा नहीं चाहा। सर मैंने भी वर्षा का कभी बुरा नहीं चाहा सर। हाँ सूरज सर, टॉन्क रोड के पास दूसरे बच्चे की लाश मिली है। What? सर विहान की लाश देख के लग रहा है कि इसका मर्डर भी कल रात को हुआ है, लेकिन सर विहान की लाश वर्षा और चांद के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर टोंक रोड पे मिली है। तो हो सकता है कि इसका मर्डर कहीं और किया गया हो और फिर बॉडी को यहाँ पे लाके डंप कर दिया गया। एक बच्चे की लाश मिली है अभिषेक की वैन के नीचे। अगर अभिषेक को ये सब कुछ करना होता तो वो दोनों बच्चों की लाशें डंप करता। सवाल ये भी है कि दोनों बच्चों के मदर्स का जब आओ आरती। कल मैं पहले वर्षा से उसके घर पे नहीं मिला था। वर्षा के फादर के सो जाने के बाद वो घर से निकली थी और फिर कल रात हम 11 बजे हाईवे के पास मिले थे। हाईवे के पास? जी सर। क्या? तुमने मुझे ना कहने की वजह नहीं बताई, लेकिन आज इतनी रात को यहाँ मिलने की क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे साथ भागना चाहती हो? तो अभी भी सपनों में ही है मनीष। सपने दिखाए भी तो तुमने थे और तोड़ भी तुमने दिया। हेलो, हाँ मैं हाईवे के पास आ गई हूँ, पैसे लेकर आ जाओ। इतनी रात को किसके पैसे देने हैं? आखिर चल क्या रहा वर्षा? एक लड़का मेघा को ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? पिछले 3 महीने से मेघा उसके चंगुल में फंसी हुई है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए मनीष। हेल्प तो हमें पुलिस के लिए नहीं चाहिए ना, और तुम इतनी रात को अपनी लाइफ रिस्क में डाल के यहाँ पे आ गई। मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। क्यों? उस लड़के के पास मेघा के कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियोस हैं। वो जब यहाँ आएगा ना तो हमें उससे ना फाइनल बात करनी है, सब कुछ सेटल करना होगा ताकि वो बार बार मेघा को परेशान ना करे और उसके वीडियोस हमेशा के लिए डिलीट कर दे। प्लीज मनीष, प्लीज। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। शायद से वो लड़का उसी में था, लेकिन वर्षा को मेरे साथ देखकर वो वहाँ से चला गया। ये लड़का कौन है जो मेघा को ब्लैकमेल कर रहा है? मेघा का कोई दोस्त है सर। मेघा ने उसके बारे में मुझे नहीं बताया। तो मेघा को ये पता है कि तू कल रात को मिला था वर्षा से? हाँ सर, लेकिन हाईवे के पास से मैंने वर्षा को उसके घर पे ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद वर्षा और उसके फादर को किसने मारा मुझे कुछ नहीं पता सर। मर्डर सिर्फ वर्षा और उसके फादर का ही नहीं हुआ है, बल्कि वर्षा के पड़ोस के 2 बच्चों का भी मर्डर हुआ है। बच्चे? एक मिनट सर, जब मैंने वर्षा को ड्रॉप किया था तब मैंने कुछ देखा था। ये बच्चे थे? हाँ सर, यही दोनों बच्चे थे। क्या कर रहे थे वहां पर? नहीं मालूम सर। मैं आपको सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाई, पर मुझे सुबह से ही लग रहा था कि उसी ने दीदी और पापा को मारा होगा। कौन है वो लड़का? देवांश। कौन देवांश? सर मैं उसे एक पार्टी में मिली थी, वहां मेरी उससे दोस्ती हुई थी और एक दिन उसने मेरी ड्रिंक में कुछ नशे की दवा मिला दी और सर मेरा रेप कर दिया। और सर उसने मेरा वीडियो बना लिया। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने मेरा रेप किया। और ये वीडियो डिलीट कर ये वीडियो। डिलीट हो जाएगा, डिलीट तो हो जाएगा, पर पैसे लगेंगे वरना वायरल हो सके। सर मैं पिछले 3 महीनों से उधार मांग कर उसको बहुत पैसे दे चुकी हूँ और एक दिन वर्षा दीदी को ये सब बातों का पता चल गया। पहले क्यों नहीं बताया मेघा? रो मत। हाँ? दीदी मैं बहुत डर गई थी। चिंता मत कर, मैं जानती हूँ अच्छे से ऐसे लड़कों को कैसे हैंडल करना है ना, मैं देखती हूँ। रो मत। और सर कल रात को भी उसने मुझसे पैसे मांगे थे और दीदी ने मुझे जयपुर भेज दिया और बोला कि वो सब कुछ यहाँ हैंडल कर लेंगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था सर कि दीदी और पापा के साथ
ये सब हो जाएगा। ठीक है, संभालो अपने आप को और इसका हमें मोबाइल नंबर, एड्रेस, पूरी डिटेल्स दो। सर, मैं उसको पार्टी में मिली थी, मेरे पास बस उसका फोन नंबर है। सर, देवांश का नंबर आदर्श नगर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका घर भी बंद है और उसका फोन भी। हमने उसका लुकआउट नोटिस जारी करवा दिया है। गुड सर, गौतम नगर में और एक फैमिली का मर्डर हुआ। व्हाट? हो क्या रहा है? आइए। तो ये पड़ोसी ने बताया कि इनके ज्यादातर रिश्तेदार आउट ऑफ कंट्री हैं और ये गुलशन भी किसी गल्फ कंट्री में काम करता था। अभी कुछ दिन पहले ये यहाँ आया था। मॉडस ऑफ ऑपरेंडी बिल्कुल एक जैसी है। जिस तरह से वर्षा और उसके फादर को मारा गया, उनके घर में लूट की गई। लगातार 2 रातों में 2 क्राइम्स, वो भी एक ही तरह से। रिया, यस सर। पता करो वर्षा और उसकी फैमिली का इस फैमिली के साथ कोई कनेक्शन है क्या? क्विक। यस सर। सब क्या आप पुराने गहने खरीदते हो? हाँ, कैसे गहने? सोने के। दिखाओ। बिल है तुम्हारे पास? अरे नहीं साहब, पुश्तैनी गहने हैं। अच्छा, अभी दुकान में नगद कम है, मैं इंतजाम करता हूँ, तुम तब तक इंतजार करो। चलेगा ना? चलेगा साहब, चलेगा। सर, मैंने वर्षा की मदर और सिस्टर से बात की, लेकिन वो दोनों भी इस फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि दोनों क्राइम्स में एक ही तरह के क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं। हाँ बोलो। सर, गणेशपुरा में एक आदमी एक ज्वेलरी शॉप पे कुछ गहने बेचने आया था। दुकानदार को उस पर शक हुआ तो उसने हमें फोन किया था। हमने उस आदमी को अरेस्ट किया है। गुड। साहब, मैंने चोरी नहीं करी साहब, आप बेवजह परेशान कर रहा साहब। झूठ बोलता है साहब। चोरी नहीं करी साहब। अगर तूने चोरी नहीं की तो इतने महंगे गहने कहां से आए तेरे पास? साहब, मैं कबाड़ा बेचता हूँ साहब, कबाड़ी खोज में इधर उधर गया था, मेरे को तो पड़े हुए मिले थे रास्ते में साहब। पड़े हुए मिले तुझे? पड़े हुए मिले? इतना बड़ा कांड करके बैठा है तू, अब ये बोल। साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे को तो बस रास्ते में पड़े ही मिले थे साहब। ये नौटंकी ऐसे नहीं भूलेगा। साहब, ये मुझे रोज मारता पीटता है साहब, इसे जेल में डाल दो। जेल में? सर, इतना पिटने के बाद भी ये आदमी यही बोल रहा है कि इसे गहने रास्ते में पड़े मिले। पिछली 2 रातों में 2 फैमिलीज को टारगेट किया गया। झूठ बोल रहे हैं। सोच एक काम करो, वर्षा की फैमिली से गहनों की पहचान करो। साहब छोड़ दो ना साहब, साहब अपनी मारो अपनी बेमिनी को, साहब छोड़ दो ना साहब, छोड़ दो साहब, साहब साहब छोड़ दो ना साहब, साहब छोड़ दो ना साहब, साहब साहब चाय पिला दो साहब। चाय चाहिए साहब? इसको चाय पिला दो साहब और मुझे दारू पिला दो साहब। अरे तू चुप कर साहब, चाय ना दे सको तो कम से कम चद्दर दे दो साहब। साहब साहब चाय पिला दो साहब, ठंड लग रही है साहब, चद्दर दे दो। ये गहने देख के बताइए कि ये उन्हीं गहनों में से हैं जो आपके घर से गायब हुए? ये तो वर्षा की चेन कंगन और भाई है। झूठ बोल रहा है? दादा ताला खोल। कैसा? उन्होंने बड़ी नींद हराम कर रखी और तुमने सोने दिया इसको? ऐसा कैसे हुआ ये? क्या खिलाया इसको? मुंह से झाग निकल रहा है इसके, जहर कहां से है इसके पास? सर, जहर के बारे में मुझे नहीं पता, बल्कि सर ये चाय मांग रहा था, हमने चाय भी नहीं दिया। सर ये बोल रहा था कि इसे ठंड लग रही है। सर ठंड से मचाया जाता, वो भी इस मौसम में? एग्जैक्टली क्या हुआ था? सर, मैंने लॉकअप के अंदर एक शराबी को बंद किया था। सर वो शराब पीकर अपनी बीवी को बाजार में मार रहा था। थोड़ी देर पहले उसकी बीवी आई थी यहाँ पर, अभी अपने पति को अंदर करने के लिए बोल रही थी और अब उसे छुड़ाने भी आ गई। अब आगे हूँ साहब, अब जैसा भी है हमारा मर्द है,
कम से कम खाने को तो देता है। साहब छोड़ दो इसको, मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। साहब छोड़ दो ना साहब, साहब अब नहीं मारूंगा कभी अपनी गेंदड़ी को साहब। गुस्सा देखेगी उसको। कब आई थी, कितनी देर पहले? सर तकरीबन 15-20 मिनट पहले। 15-20 मिनट पहले ज्यादा दूर। मुझे बाहर का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। वेट 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 वेट। ओके साहब चल रहे। एक मिनट पीछे करो, पीछे करो। बस 20 मिनट में इन दोनों की फोटो सभी बीट चौकी और पेट्रोलिंग टीम को भेजो। कैसे भी करके अंदर चाहिए मुझे। वो सब इस तरह। संजय उधर चेक कर। चल देख अब हम इनसे बच नहीं पाएंगे। तू कबीले पहुंच, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। आप अपना ध्यान रखना। मैं ख्याल रखूंगा, तू पहुंच। चल गोली मार दूंगा मैं तुझे। चल मार दूंगा मैं। चाकू नीचे रख, चाकू नीचे रख। देख गोली मार दूंगा मैं तुझे। हमारी लापरवाही की वजह से इतने अहम गवाह ने हमारी कस्टडी में जान दे दी, दूसरी ने जीभ काट ली। कर क्या रहे थे तुम लोग? सो रहे थे सबके साथ। ये कोई आम लोग नहीं है, बहुत खतरनाक गिरोह है। इतना खतरनाक कि इन्हें अपने गिरोह के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं है। सूरज पता करो फिलहाल अपने एरिया में कौन कौन से गैंग एक्टिव है। सर उस आदमी के साथ जो औरत थी उसे वर्षा की मदर ने आइडेंटिफाई किया। सर वो 1.5 साल पहले उनके घर में एक मेड का काम करती थी। कौन है वो? एड्रेस क्या उसका? सर 1.5 साल पहले वो काम करती थी इसलिए उन्हें बस उसका नाम याद है, कजरी। लेकिन सर मुझे नहीं लगता उसका नाम कजरी होगा। गुलशन की फैमिली से कोई कनेक्शन उसका? सर अभी तक तो ऐसा कुछ मालूम नहीं चला। ये किसी लूट मार करने वाले गैंग का काम है। इनका एक जैसा है वो। इस गैंग की कोई औरत या आदमी लोगों के घरों में काम करते हैं, उस परिवार की सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर उसे लूट के लिए टारगेट करते हैं। सर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये कजरी ने 1.5 साल पहले काम करना बंद कर दिया था, फिर अचानक से मतलब सरप्राइजिंग नहीं है कि 1.5 साल बाद इन्होंने वर्षा की फैमिली को टारगेट किया। सूरज इन सवालों का जवाब ढूंढने का टाइम नहीं है फिलहाल हमारे पास। हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि ये लोग किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं। पिछली 2 रातों में इन्होंने 2 फैमिली को टारगेट किया है। हो सकता है आज रात ही किसी तीसरी फैमिली को टारगेट करें, उससे पहले हमें इन्हें रोकना होगा। क्लियर? सर क्या पता नहीं चला? सर कांस्टेबल यादव का अभी तक कुछ पता नहीं चला। क्या हुआ कजरी? हमारे आदमी ने तो जमशेद को थाने में जहर देके मार दिया, लेकिन वो खुद पकड़ा गया अब्बू। क्या? पर उसने अपनी जुबान काट ली। सुना तुमने? एक हमारा दामाद हुआ, गिरोह की पोल ना खुले इस वास्ते अपनी जबान काट ली, और एक तू है। पिछले 2 सालों में ऐसी जितनी भी लूट और मर्डर की घटनाएं घटी हैं, उन सब की रिपोर्ट मुझे मेरे टेबल पर चाहिए। चल से चल। यादव का कुछ पता चला? नहीं सर, एक टीम गई उस डायरेक्शन में, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। उसकी फोन लोकेशन ट्रेस करवाओ, क्विक। ओके सर। सर दोनों विक्टिम को लाठियों से पीटा गया था और दोनों के ही सर के घाव पर लकड़ियों के टुकड़ों के ट्रेसेस मिले और उसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल थे।
मस्टर्ड ऑयल? हाँ सर, मैंने ऐसे गैंग के बारे में सुना है जो बॉडी पर मस्टर्ड ऑयल लगाकर लूट और मर्डर्स की घटनाओं को अंजाम पहुंचाता है। इस गैंग के लोग बॉडी पर मस्टर्ड ऑयल इसलिए लगाते थे ताकि इन्हें कोई पकड़ने की कोशिश करे तो ग्रिप ना बने। पिछले साल भरतपुर में इस गैंग के लोगों ने कई घटनाओं को अंजाम पहुंचाया, लेकिन सर इससे पहले तो अपने एरिया में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। आमतौर पर इस गैंग के लोग शहर के आउटस्कर्ट्स में आकर बस जाते हैं। आई थिंक 7 मारू नाम था इस गैंग का। सूरज, शहर का जितना भी बाहरी एरिया है सब जगह अपनी टीम भेजो, क्विक। सर, संजय। सर, यादव जी का फोन नेटवर्क में नहीं है। शिवगढ़ के जंगलों के पास उनका फोन लास्ट एक्टिव है। शिवगढ़? मार दिए तन्ने, 7वां थारे सामने खड़ा है। जा मार दे इन्हें और बन जा मारा जब आई। ये कुख्यात गैंग इसने कई दशकों में देश के लगभग सभी राज्यों में लूट और मर्डर्स की वारदातों को अंजाम पहुंचाया है। ये इस गैंग के समुदाय का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हमने गिरफ्तार किया है। इस गैंग से जुड़े लोग आज भी हमारे शहरों में खुलेआम घूम रहे हैं। इनके लोग फेक पहचान और नाम के साथ डोमेस्टिक हेल्पर बनकर लोगों के घरों में काम करते हैं, उन परिवारों की जानकारियां इकट्ठा करते हैं और मौका मिलते ही वारदातों को अंजाम पहुंचा देते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि जब भी आप किसी को अपने घर पर काम पर रखें उससे पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। और यदि आप अपने घर के आसपास किसी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं तो उसे नजरअंदाज ना करें। आपकी ये सतर्कता सिर्फ आपको ही नहीं दूसरों को भी बचा सकती है। जय हिंद। कितना टाइट है ये, कभी निकालने की जरूरत पड़ गई ना तो निकलेगा भी नहीं है। अरे क्या जरूरत है निकालने की, तुम्हारे पैरों की पायल की तरह इसे भी रहने तो हमेशा भी अपने पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए। एक मिनट, मैं अभी आया। क्या हो गया? कुछ अभी आया। अरे कहाँ जा? क्या खाते रहते हो आप? ओ मैम, मैं वो माउथ फ्रेशनर। माउथ फ्रेशनर? मनोज, जरा मार्केट जाकर फल और मिठाइयाँ ले आओ, खत्म हो गई है। ठीक है, जल्दी आना, लेट मत करना। हाँ भाभी।
क्या गजब का शरीर पाई रे तुम्हारे पास की। रमाकांत दूध से ना आया था क्या इसको? क्या पता नहलाता भी हो। पकड़ते इस नीतू को, दिखाते हैं वीडियो, करते हैं ब्लैकमेल, मजे लूटते हैं। ट्राई तो कर ही सकते हैं भैया। भैया भैया सुनिए तो, घर का नमक खिलाया और तुम मेरे से नमक खावे की। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जेल चले जाएंगे। चलेगा फिर क्या होगा मेरा और हमारे इस होने वाले बच्चे का? आपके होते हुए ये लोग मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। आप नहीं होंगे तो ये मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। और इस बच्चे, क्या ये सच है? मैं बाप बनने वाला हूँ। प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव है बट काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं। आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी। ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बच्चा होने तक यहीं रुक जाऊंगी। तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। ए भाभी, उसकी जरूरत नहीं। मेरा मतलब है कि आप यहाँ रहेंगी तो सोनू मोनू और आपके घर को कौन देखेगा? जरूरत नहीं। हाँ वो तो ठीक है। बच्चे की सुरक्षा के लिए मैं हमारे गुरुजी से बात करती हूँ। उनके पास कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। हाँ वो ठीक है। एक मिनट। हेलो। और सोनू मोनू, तुम दोनों का क्या चल रहा है? बस 12वीं की तैयारी चालू है मेरी। हाँ मेरी 10वीं की। अब अच्छी बात है, पढ़ाई ही चलनी चाहिए। अब दीदी आप लोग रुकिएगा, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ ना। हाँ अरे ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? अब ये इसके लिए गई थी मैं, ये सोनू मोनू के लिए कपड़े लेने के लिए। ये लो। अरे हम लगे इसकी क्या जरूरत थी? अरे दीदी जरूरत तो थी। ये जो पैसे भेजते हैं उसमें तो घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से हो पाता होगा ना। और मैं समझती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियाँ और उनकी ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं, जो कि पूरी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच चाची। शुक्रिया चाची। पसंद आए? बहुत ज़्यादा। ओम सर्वे भ्यो देवे भ्यो स्वाहा जदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च कृतम एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा से भक्ताश्च स्वदेशो भोलत्रयम। अब यह पूजा संपन्न हो गई। आप इस कलश को लेकर दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले सबसे पहले पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा और 108 बार प्रभु का नाम लीजिएगा। उसके बाद वापस आ जाइए। परंतु ध्यान रहे, इस कलश को लेकर जाते वक्त चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे पलट कर नहीं देखना है। जी पंडित जी। इस विधि से पूजा करने से आपके बच्चे पर आया हुआ संकट टल जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
ये सब कैसे हुआ? सर, रात को हमारे घर में पूजा थी सर। पंडित जी के आदेश अनुसार मैं वो बोले कि नारियल लेके बरगद के पेड़ में रख के आओ, मैं चला गया सर। 2 घंटे बाद देखा घर की तलाशी नहीं। चल। सर देख के तो लगता है कातिल ने अपना गुस्सा निकाला है, लेकिन सर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इतनी बेरहमी से मारा गया है तो मरते वक्त जाहिर सी बात है ये औरत तड़पी होगी, चिल्लाई होगी। आसपास पड़ोसियों में से किसी ने कुछ नहीं सुना, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले से मारा गया, हाथ पैर काटे गए। लेकिन सर हाथ पैर क्यों काटेंगे फिर? क्या इन्होंने अपने हाथ पैर में कुछ पहन रखा था? मैं देखा था सर, वो उनके हाथ में सोने के कड़े और पैरों में पायल थे। शोम नहीं है, समझे? नहीं मालूम मुझे। हाँ सर, अंदर लॉकर भी को लॉकर तो तोड़ा गया है, पता नहीं उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम था। सर दरवाजे पर कोई भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है सर। एक काम करो, पूरे घर की तलाशी लो, मर्डर वेपन ढूंढो, आसपास के इलाके हमको छान मारो, पूछताछ करो, फॉरेंसिक को खबर दो और लाश का पोस्टमार्टम होना चाहिए। हाँ बस। अब खाते हैं क्या? जी सर। ये पीक आपकी है? ये तो मेरे घर में सभी ने तो पर सर ये पक्का रमाकांत का नौकर मनोज और उसका दोस्त सुरेश का काम है सर। दोनों की गंदी नजर थी साहब नीतू भाभी पर। सर ये जरूर रमाकांत के चचेरे जीजा महेश और उसके दोनों बेटों विशाल और अजय का काम। ऐसा क्यों? सर उन दोनों परिवारों के बीच में गहरी दुश्मनी है जिसकी नींव 2 साल पहले पड़ी। बात सुनिए छोटा भाषण। शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, यहीं पर हैं। सबकी समस्या का समाधान करेंगे। हमारे लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मुफ्त का राशन भेजा है वो हमको चाहिए और तुमसे माफी भी। तुम मांगोगे मेरे पापा से माफी? एक खरगोश तू चुप। इन चारों में से किसी पे शक है आपको? प्लीज सभी कर सकते हैं सर, सब हमारी जान के पीछे पड़े थे। लगभग 4 महीने पहले जब मैं और मेरी पत्नी फिल्म देखकर लौट रहे थे तब भी पंकज फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और ये सारा सामान कस्टडी में लो और इन एविडेंस को जांच के लिए भेजो। सर जो चाकू हमें मिला है वो रमाकांत के घर का ही है सर। रमाकांत ने खुद कंफर्म किया है और साथ ही सर वही मर्डर वेपन भी है, क्योंकि उस चाकू पर जो ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं वो नीतू के ब्लड सैंपल से मैच करते हैं, लेकिन सर उस चाकू पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। कातिल मर्डर वेपन साथ नहीं लाया, इसका मतलब मर्डर करने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन मर्डर करनी पड़ी। और फिंगरप्रिंट्स ना मिलने का एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि ग्लव्स या कपड़े का इस्तेमाल किया गया हो गन को पकड़ने के लिए। यूतू का जो हाल किया गया है वो किसी एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता है। सर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये 2 आदमी का काम हो सकता है, क्योंकि सर गार्बेज में जो जले हुए कपड़े मिले थे वो 2 आदमी के ही थे। किस तरह के कपड़े? सर जीन्स और शर्ट मिले थे और सर उनको इतनी बुरी तरीके से जलाने की कोशिश की गई थी कि फॉरेंसिक टीम को भी कुछ भी नहीं मिला सर उसमें। इलाके का सीसीटीवी फुटेज चेक किया? हाँ सर आसपास अच्छे से चेक किया, लेकिन यहाँ दूर तक कहीं सीसीटीवी नहीं है सर। सर नीतू की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात के 1 से 2 बजे के बीच हुई है। उसे पहले बेहोश किया गया और फिर उसके बाद उसके साथ रेप हुआ, लेकिन सर सीमेंट को कोई ट्रेसेस नहीं मिले। एक और बात सर, रेप के बाद गला दबा के उसे मारा गया है और फिर उसके हाथ पैर काटे गए हैं। चुप। महेश, विशाल, सुरेश, मनोज, इनका कुछ पता चला? सर सुरेश तो यहाँ का है ही नहीं और महेश की बेटी सोनल ये बता नहीं पा रही है कि इस वक्त बाप और भाई है कहाँ। आपको पता है आपके पिताजी और भाई इस वक्त कहाँ हैं? नहीं सर मुझे पता नहीं मेरे पापा और भाई कहाँ हैं। सर मनोज की माँ से भी बात हुई,
मुझे नहीं पता मनोज कहाँ है, मुझे कुछ बता कर नहीं गया। और इस सबके फोन भी स्विच ऑफ है। राजदीप, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। एक काम करो, शहर के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स खोलने का चेक करो, वहाँ के तमाम सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। मनोज और सुरेश दोनों रमाकांत के धमकाने के बाद गायब हो गए, तो क्या वो इस कांड को करने के लिए वापस आए थे? ये भी पता चलेगा कि महेश और विशाल क्या ये कांड करके गायब हुए या उससे पहले। महेंद्र, एक टीम बनाओ, आसपास के ज्वेलर से पूछताछ करो, गहनों का फोटोग्राफ दिखाओ। लूट के लिए की गई हत्या का एंगल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। तो मरते वक्त जाहिर सी बात है ये औरत तड़पी होगी, चिल्लाई होगी। रमाकांत भैया, वो सुकाड़ी और उसका भाई दिलू दोनों सुबह से गायब है, और मैंने कजरी से पूछा तो साफ साफ जवाब नहीं दे रही। दिनो किधर है? दिनो 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 किधर है? इधर आ। बुला अपने पति दिनू को और उसका भाई सुकाड़ी को बुला। मुझे नहीं पता। क्या बोला? मुझे नहीं पता। जा अंदर देख, अंदर देख। देख क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? मेरे घर का सामान क्यों तोड़ रहे हो? सच सच बता दो वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। किधर है दिनो? मुझे मैं सच बोल रही हूँ, वो सुबह से ही नहीं है यहाँ पर। सुखाड़ी भैया तो फोन रखते ही नहीं है, और बिकिन के पापा का फोन तो घर पर ही है। मैं सच कह रही हूँ मालिक। अच्छा अच्छा, अभी क्या अभी बुला वरना सुन। जी सर, हमने कजरी से पूछताछ कर ली है। हाँ सर, और सुखाड़ी और उसके भाई दिनू का भी पता कर रहे हैं। अरे अरे क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ? आप लोगों ने पकड़ लिया मेरी नीतू के हथियारों को? रमाकांत शांत हो जाओ, गाड़ी में आके बैठो, हम घर तक छोड़ देते हैं। हम कोशिश कर तो रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोग? 15 घंटे से ऊपर हो गए मेरी बीवी को पकड़े हुए, और आप लोग को पता भी है किन लोगों ने किया, लेकिन अब तक आप लोगों में उन लोगों में किसी को भी नहीं पकड़ पाए। क्यों होगा? हम बहुत जल्दी आपके बीवी के हत्यारों को पकड़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए आपको? हाँ वक्त, हाँ ठीक है, वक्त दूंगा मैं। एकदम आप छत मार के पकड़ना होगा आपको मेरी बीवी के हथियारों को। सर आप चिंता मत कीजिए सर, ट्रस्ट मी, कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। श्योर सर। ये क्या है? गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। कौन हो तुम? क्यों बंधन बना कर रखा है लोगों को? वही जिसकी बीवी के कातिलों को पकड़ने के लिए तुम लोगों को वक्त चाहिए। दिया मैंने वक्त, 48 घंटे है तुम लोगों के पास। मेरी नीतू की खूनी को पकड़ के लाओ यहां, और अगर 48 घंटे में नहीं पकड़ पाया ना तो मैं इन सबको जिंदा जला दूंगा मैं। और इसके अलावा मैंने घर में अलग अलग जगह जलाने वाला तेल रख दिया है। बस एक माचिस की तीली की देर, फिर ऐसा ब्लास्ट होगा और तब कोराम मच जाएगा। कोराम! सर रमाकांत के घर के आसपास और भी बहुत सारे घर हैं। अगर रमाकांत के घर में आग लग गई या ब्लास्ट हो गया तो आसपास के सारे घरों में आग लग जाएगी। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा कोशिश को छुड़ाने का। चलो देखो, मेरा तुम लोगों को कोई भी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। सर आसपास के सारे घर खाली करवा दिया, लेकिन रमाकांत के घर घुस नहीं पा रहे। दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद रखा है उसने, कोई एंट्री पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। छत से कूद के भी नहीं जा पा रहे सर।
तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम लोग मेरे घर के आसपास आ गए हो? हाँ? नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। मैं वार्न कर रहा हूं तुम्हें। मैं भी तुम लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि अपनी कदम पीछे हटा दो और घर के आसपास भी मत दिखना, वरना मैं सच में ब्लास्ट कर दूंगा और तुम लाशें गिनते रहना। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, मैं वादा करता हूँ। तुम हॉस्टेज को टच मत करो। सर एक काम करें, इसे घर के पीछे के रास्ते से 1-2 आदमी चुपके से ले जाना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सरफिरा है, दिमाग घूम गया इसका, कुछ भी कर सकता है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कातिल को निकालना। समझे कि नहीं? चलो सर। कजरी, इसको बुखार है? हाँ दीदी, वो बीमार है आजकल। मुझे ना लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो 2 दिन से काम पे आई नहीं, तूने इसको किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ दीदी, दवाई की दुकान से दवाई लाके दिया है। सुन, ये ले पैसे और इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा और अच्छी दवाइयाँ लेना, ठीक है? अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है। पुलिस के एक्शन से नाखुश नीतू के पति रमाकांत ने 4 लोगों को बंधक बना लिया है, और तो और पुलिस को धमकी भी दी है कि जिन 4 लोगों को उन्होंने बंधक बनाया है उन्हें वो जला डालेगा। ये क्लिप मीडिया को किसने लीक किया? मालूम नहीं सर। मालिक, पानी दे दो, मेरे बच्चे को प्यास लगी है। साहब जी, मैं महेश हूँ, ये हमारा लड़का विशाल है। वो सर फिर आदमी हम लोग को अरेस्ट करवाना चाहता है ना, हम लोग आ गए आपके पास। उसको बोलिए हम लोग खुद सरेंडर करने को तैयार है साहब, प्लीज हमारी सोनाली को बचा लीजिए। और सर, हालांकि हमने किसी का खून नहीं किया है, लेकिन अपनी सोनाली के बचाने के लिए हम ये भी इल्जाम अपने सिर पर लेने के लिए तैयार है सर। कुछ कीजिए साहब। हेलो रमाकांत, ये दोनों हमारे हवाले में हैं। इन दोनों ने कबूल किया है कि उन्होंने नीतू को मारा है और उसके गहने चुराए हैं। अब छोड़ दो सबको। ठीक है, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन पहले इन दोनों से मुझे माफी मंगवानी है। पूरी जिंदगी ये महेश और उसके बच्चे मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रचते आए। अब हम तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, प्लीज हमारी सोनाली को छोड़ दो प्लीज। इतनी आसानी से नहीं, पहले जमीन पर थूक फेंको, उसको चाटो, दोनों के दोनों। चलो चाटो। रमाकांत, बहुत हो गया, अब छोड़ दो सबको। मेरे बीवी के वो सोने के कड़े मुझे दिखा दे एक बार, सबूत के तौर पर कि इन दोनों ने मेरी बीवी को मारा है और गहने चुराए हैं। बस दिखा दे। गहने? हाँ, नहीं है ना, मतलब ये दोनों मेरी बीवी के कातिल नहीं है। मेरा टाइम खराब करना बंद करो और असली कातिल को मेरे सामने ढूंढ कर लाओ, वरना इन सबको मैं सच में जिंदा जला दूंगा। सर मुझे आपको एक बात बतानी है। कौन हो तुम? मैं समीर हूँ सर। बोलो। नीतू आंटी को मारने में महेश और विशाल शर्मा का ही हाथ है। ए, तुम इतने दावे के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? सर मैं सोनाली का बॉयफ्रेंड हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बाद में शादी भी करने वाले थे, लेकिन नीतू आंटी ने हमें समझाया। देखो, रमाना कितना भी मॉडर्न क्यों ना होता है, लेकिन जो शादी घर वालों की रजामंदी से की गई होती है उसकी खुशी भाग की गई शादी से कहीं ज़्यादा होती है। पर मामी, पापा और भाई कभी भी समीर के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दूसरे समुदाय का लड़का है। फिर तो तुम लोग कोशिश तो करो, क्या पता मान जाए। और फिर भी नहीं माने तो मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों का साथ दूंगी, ठीक है? उन्हीं की बात मानकर सोनाली ने अपने घर वालों से बात की, तब से आपके बोलने की वजह से मैंने पापा और भाई को समीर के बारे में बताया। देखो उसका अंजाम क्या हुआ है। मैं समीर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, और ऐसी कोई नौबत आती है तो इस घर से मेरी डोली नहीं, मेरी अर्थी उठेगी। नहीं 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 सोनाली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मैं हूं ना।
सॉन्ग मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा? मिल जाएगा, सही समय तो आने दे। और अगर ऐसे बेचैन होगे तो सब कुछ खराब भी हो सकता है। उन्होंने ना सिर्फ सोनाली को आज तक घर में बंद किया है, बल्कि नीतू आंटी को मारने की साजिश भी कर रहे थे वो। तो अब तक कहाँ थे तुम? सर मैं इंदौर था, मुझे जैसे ही इस मामले का पता चला मैं यहाँ भागा दौड़ा है। बाहर निकल के शराबत का ढोंग कर रहे हो? अरे आपको बनाते हो? सर हम ढोंगी इस रच में अपनी सोनाली कुछ पता है तेरे सोनाली के किस्से? बताया समीर ने, इसीलिए मारा ना नीतू को, क्योंकि वो सोनाली और समीर को मिलवाना चाहती थी। बोल सिर्फ मारा नहीं तुमने, तुमने तो बलात्कार किया, बलात्कार किया तुमने। और महेश तू तो फंसा, तेरे पीक के दाग वो खून की जगह पे मिले हैं, अब तू तो फंसा। सच बोल, सच बोल। सब हमारी बात तो सुनी सब। अरे ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। देखिए हम ये सच है कि हम नाराज थे सोनाली से, क्योंकि वो दूसरे समुदाय के लड़के से प्यार करती थी, भागना चाहती थी उसके साथ। ऊपर से उन्हीं तो उसकी मदद कर रही थे। उसका तोड़ बस यही निकाला हमने कि उसको किसी तरह से दूसरे लड़के से शादी करा के कहीं दूसरे शहर भेज देंगे, और इसीलिए हम लड़का देखने जा रहे थे साहब के रिश्तेदार के। ऐसे नहीं मारेंगे, कुटाई करो उनकी और डीएनए सैंपल निकालो दोनों का। देखिए मैंने आप लोगों को मजबूरी में बुलाया यहाँ पे, और रमाकांत जो है आपे से बाहर हो गए। आप प्लीज उससे बात कीजिए, उसे समझाइए। एक मिनट के लीजिए, बात कीजिए। ये क्या कर रहे हो रमाकांत? बंद करो ये सब, छोड़ दो उन मासूमों को। अरे मासूम तो वो थी जिसको मार दिया इन लोगों ने। उसका वो हासिल किया कि देखने सुनने वाले की रूह अब जाए। मैं इन लोगों को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसके असली कातिल नहीं मिल जाते। मैं बोल रही हूँ ना तुमसे, छोड़ दो सबको। तुम्हें तुम्हारी विधवा भाभी का वास्ता। वही वास्ता ना भाभी, हाँ, जिसको दे दे के तुमने अपनी जाल में मुझे फंसाया था। मेरी पूरी जवानी बर्बाद कर दी तुमने, लेकिन अब तुम्हारे वो पैंतरे नहीं चलने वाले। मैं वो रमाकांत नहीं हूं जिसको तुमने अपने पति के मरने के बाद अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए फांस रखा था, जिसकी शादी तुम नहीं होने देना चाहती ताकि तुम मालकिन बन के रहो और मैं तुम्हारे बच्चों का पालनहार। बंद करो अपनी ये बकवास। ए चाचा, फालतू बात मत करना वरना क्या बे? अरे नीतू कितना मानती थी इसको, लेकिन ये उससे जलती थी। सच है भाभी, तुम जलती थी ना। एक बात बताओ, कहीं तुमने तो नहीं मरवा दिया नीतू को? हाँ, सच से बताना, ताकि फिर से सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाए। बस करो तुम्हारी बकवास, इससे ज्यादा सुनने की हिम्मत नहीं हमारी। मुझे तो रमाकांत की बात सुन के अब इन पे भी शक हो रहा है। राजीव, जानते हो हमारी मजबूरी क्या है? हम हर किसी को गुनहगार की तरह देखते हैं, हर किसी पे शक करते हैं। सर ये आधार कार्ड मिला है, लेकिन सर इस पर नाम और एड्रेस दोनों जल चुके हैं। अरे तो नंबर तो है ना, नंबर से डिटेल्स पता करो। राइट सर, कम ऑन। सर, सुरेश की गाड़ी ने अभी अभी चकिया टोल नाका क्रॉस किया है। फास्टैग से हमें लोकेशन मिली है। फैंटास्टिक। लोकल पुलिस स्टेशन में खबर करो, इन्फॉर्मेशन शेयर करो, तुरंत अरेस्ट करवाओ। राइट सर, कम ऑन। सर बता, क्यों मारा नीतू को? सर हमने नहीं मारा है सर हम लोग यहाँ पर थे ही नहीं, तो मारेंगे कैसे? वो तो तुम्हारी साजिश थी, प्लान था। यहाँ से गायब हो जाओ, फिर वापस आके कत्ल करो, और किसी को विश्वास ही नहीं हो गए तुम लोग यहाँ पे। और इसी वजह से एक बार फोन टूट जाने के बाद दोबारा तुम लोगों ने फोन नहीं खरीदा था। सर ये सब कहानियां बना रहे हो आप लोग। कहानियां तो तुम बना रहे हो। मालूम है तुम्हारी माँ की हालत क्या है? देखो सर क्या हुआ मेरी माँ को? क्या हुआ मेरी माँ को, अब बताओगे सच? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें नीतू को मार सकते हैं? और रमाकांत भी तो मार सकते हैं उसको। आवा सर, वो क्यों मारेगा भाई? सर
वो नीतू प्रेग्नेंट थी और जबकि उसको मर्दाना ताकत की कमी थी रमाकांत को, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता रमाकांत के बारे में ये सब? सर मैं ताकत की दवाई देता था हर हफ्ते उसको। बताइए सर, उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई तो उस सरफिरे का दिमाग एकदम क्या हो गया होगा? कुछ भी कर सकते सर। सुरेश और मनोज ने रमाकांत पे जो इल्जाम लगाया है, आपको क्या लगता है इस बात पे कितनी सच्चाई है? डिनाई भी तो नहीं कर सकते। ऐसा पहले भी हुआ है कि पति ने कांड किया, उसके बाद ऐसा ड्रामा किया कि उस पर कोई शक ना करे। तो फिर क्या करे सर, पता कैसे करे? क्योंकि सबके मुताबिक नीतू रमाकांत की जान है और वो खुद भी ये बोल रहा है। एक काम करें सर, रिवर्स साइकोलॉजी ट्राई करते हैं। नहीं, बहुत रिस्की है सर, एक बार ट्राई तो करते हैं। नो राजदीप, नो। इसमें हेलो, एक मिनट, हेलो। रमाकांत, बहुत खेल खेल लिया तुमने हम सबके साथ, और सबको रिहा करो। देखो रमाकांत, हमें तुम्हारा राज पता चल गया है। सच्चाई तो यह है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि अपना बच्चा खुद पैदा कर सको। इसीलिए जब नीतू प्रेग्नेंट हुई थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। गुस्से में आके तुमने पहले नीतू का रेप किया, उसे मारा और फिर उसे हाथ पैर काट दिए। और अब पत्नी के प्रेम में नाटक रच रहे हैं ताकि तुम पे शक ना जाए। इंस्पेक्टर चुप! इंस्पेक्टर चुप! रमाकांत, सरेंडर कर दो अभी। क्या कर रहे हो तुम? भागो! रमाकांत, कान में सुनाई दी आवाज? किसी को कुछ मत करो प्लीज, हमसे गलती हो गई। नहीं रमाकांत, ऐसा कुछ मत करो रमाकांत। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे क्या बोल रहा था रे? कजरी को बाहर आने दो, या फिर हम में से कोई अंदर जाए उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। नहीं, यहाँ न कोई आएगा, न यहाँ से कोई जाएगा। अरे वो देख के मर जाएगी वो। तो बचाओ ना इसको बचाओ, बस बाकी सबको बचाओ। लेकिन इससे पहले असली कातिल को ढूंढो जिसने मेरी नीतू का कत्ल किया है। ढूंढो। मार क्या था तुमको? ये बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी? I'm sorry सर, और कोई ऑप्शन नहीं था। वो सब तो चलता रहता। अच्छा ये बताओ कि खुशखबरी कब दे रही हूँ? 4था साल चल रहा है तुम्हारी शादी को, सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। हाँ, तो बस देर किस बात की? सर जो जला हुआ आधार कार्ड हमें मिला था वो दीनू का है और उस पर एड्रेस झबुआ गांव का प्रिंटेड है। फौरन जाओ वहाँ, पूछताछ करो और पता करो इन दोनों भाइयों के बारे में। राइट सर। अरे सर कुछ नहीं किया हमने, सर छोड़ दे। साहब बात नहीं बोलता आप सच में। साहब सच में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया साहब सच में कुछ नहीं किया। हमने सच में नीतू को कत्ल नहीं किया है और गहने भी नहीं चुराया जी। अच्छा, तो फिर नीतू के गहने तुम्हारे पास कैसे पहुंचे? ये मैंने चुराया नहीं है सर जी, वो नीतू ने खुद ही दे दिए थे सर। भैया इसे बेच के अपनी गांव की जमीन छुड़ा लो और ये चोरी चकारी बाकी जितने भी गलत काम है ये सब छोड़ दो। खेती करो और ईमानदारी की जिंदगी जियो, इसमें बहुत सुकून मिलेगा आपको। झूठ बोल रहे हो, और यहाँ बैठ के जब तुम झूठ बोल रहे हो ना, कजरी और बीगन वहाँ तड़प रहे हैं। तड़प रहे हैं सब? मतलब साहब? मतलब ये कि रमाकांत पकड़ा गया है अपनी बीवी की मौत से। एक काम कीजिए साहब, ये गुनाह हम दोनों अपने सर पर लेने के लिए ना मंजूर है सर। अब रमाकांत को फोन कीजिए साहब प्लीज। रमाकांत, हम लोगों ने कातिलों को पकड़ लिया। ये सुखारी, ये तीनों, इनने कबूल कर लिया है कि देखो इनसे नीतू के गहने बरामद हुए। अब तो छोड़ो सबको प्लीज। हाँ, बात कराओ दोनों से। मालिक, गुनाह हो गया हमसे, हमें माफ कर दो। हम अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर रहे हैं। अब हमारी बीवी और बच्चों को छोड़ दीजिए। तुम लोगों ने जोग की तरह खून पिया है नीतू का, इसलिए तुम लोगों को माफी नहीं, सजा मिलेगी।
अगर तुम लोग चाहते हो कि इन सबको रिहा कर दूं मैं, तो सबसे पहले तुम लोग अपने अपने कपड़े उतारो और एक दूसरे को 5-5 कोड़े मारो। जल्दी चलो। बस रमाकांत, बहुत हो गया, अब छोड़ दो लोगों को। तसल्ली हो गई ना? ए इंस्पेक्टर, बेवकूफ समझा क्या? हाँ, ये लोग कातिल है ही नहीं। माना कि इस सोने की चेन मेरी बीवी की है, लेकिन उस रात उसने ये सब नहीं पहना था। इसलिए टाइम पास बंद कर और असली कातिल को ढूंढ के ला, वरना मैं सबको सच में जला दूंगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए मजाक करना बंद कर। रजीब सर, इन दोनों का भी डीएनए चेक करवाओ। ये सभी लोग हमारे संदेह के घेरे में हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा है। अब शुरुआत से शुरू करनी होगी। अगर मर्डर वेपन तो मिल गया, लेकिन इस पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। जो कपड़े जलाए जा रहे थे वो जीन्स थे, और उनसे हमें यह सुराग मिलता है कि एक नहीं 2 लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन जीन्स जले हुए थे, और इसलिए फॉरेंसिक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई। जीन्स के ये जो बटन है ना, इससे लगता है कि काफी महंगे ब्रांड के जीन्स थे। अब इतने महंगे ब्रांड के जीन्स यहाँ कौन पहनता होगा? सर, आसपास के मार्केट में पता करो कि ऐसे ब्रांडेड जीन्स कौन रखता है। शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए। अब लेट्स गो। अच्छा, इस ब्रांड की जीन्स तुमने हाल फिलहाल में किसी को बेची है? हाँ साहब, बेची है ना। काफ़ी अरसे के बाद पिछले हफ्ते 2 जीन्स बेची है मैंने। वो क्या बहुत महंगी आती है, तो यहाँ इसके खरीदार कम ही मिलते हैं। अच्छा, जिसको ये जीन्स बेची है उसकी डिटेल्स है तुम्हारे पास? एक मिनट में बिल बुक में देख के बताता हूँ। ये देखिए सर, नीतू शर्मा ने खरीदी थी अपने 2 भतीजों के लिए। छुपाने से कोई फायदा नहीं है। नीतू के गहने तुम्हारे घर से बरामद हुए हैं। हमें यह भी पता चल गया है कि जो जीन्स तुम लोगों ने जलाई वो नीतू ने ही तुम्हें गिफ्ट दिए थे। उसमें खून के धब्बे लगे थे, इसलिए तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ा। बहुत जल्द तुम लोगों के स्पिट सैंपल्स क्राइम सीन से मैच होकर पहुंच जाएंगे। उसका इंतजार करोगे या खुद ही सब कुछ बोल डालोगे? क्यों क्या ये सब? रमाकांत को सबक सिखाने के लिए। दरअसल जब हमें पता चला कि हमारा कमीना चाचा हमारी परवरिश करने के लिए हमारी माँ के साथ, तब से हमें उस शैतान से नफरत हो गई। चाचा के होने वाले बच्चे की पूजा के बारे में पता चला, तो हमने प्लान बनाया। और हम ये भी जानते थे कि चाचा के घर से पीपल का पेड़ 10-12 किलोमीटर दूर है, और चाचा को उसे ढूंढने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इतने में हम अपना काम पूरा करके वहाँ से भाग जाएंगे। और जैसे ही वो निकला, अरे तुम दोनों, चलो अब आ गए तो मेरी मदद ही कर दो। इस दौरान चाची का बहुत सारा खून हमारी जीन्स पर लग गया, तो हम दोनों बहुत डर गए। इसलिए हम दोनों ने वो जीन्स जलाकर वहाँ डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से भाग गए। अपनी मां समान चाची का बलात्कार किया तुम लोगों ने। इतनी घृणित मानसिकता तुम्हारे अंदर घर कर गई। ये केस उन केसेस में से एक है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। रमाकांत का अपनी पत्नी से प्रेम करना, उसकी हत्या के बाद हम पर दबाव डालना जायज था, लेकिन दबाव डालने के लिए उसने जो कोहराम मचाया, 4 मासूम जिंदगी को इतना टॉर्चर किया, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, क्या ये जायज था? नहीं। काश उसने हम पर भरोसा किया तो आज उसकी जगह जेल में ना होती। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।